एक स्नाइपर की सनसनीखेज दास्तान जो तन्हा दुश्मन की फौजों से नबरदाज़ रहा। आपके लिए पेश खिदमत है। कहानी की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। हम उस जगह पहुंच गए थे जहां से मश्क की शुरुआत हुई थी। मश्क से बाहर होने वाले स्नाइपर्स वापस कैंप पहुंच चुके थे। हम फिल्म हॉल में बैठकर बाकी स्नाइपर्स का इंतजार करने लगे। हमसे पहले भी चंद स्नाइपर्स मौजूद थे। वो भी मश्क के एकदम खत्म होने पर हैरानी का इजहार कर रहे थे। जख्मी होने वाले स्नाइपर्स के मुतालिक भी वो कयाफा शनासी कर रहे थे। लीजोना भी वहाँ मौजूद थी। मैंने आहिस्ता से सरदार को कहा, लीजोना को कुछ न बताना। लीजोना हमें देखते ही जल्दी से हमारी तरफ बढ़ी। शुक्र है तुम लोग ठीक हो। हमसे मुसाफा करते हुए वो आहिस्ता से बोली, वैसे पता चला कि कौन जख्मी हुआ है? मैंने कहा, फिक्र न करो, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मैंने झूठ बोलने की बजाय बात को गोलमोल करना मुनासिब समझा। अगले 10-15 मिनट में तमाम वहां पहुंच चुके थे। इंडियन स्नाइपर्स के हमरा मजमूई तौर पर 12 जोड़ियां बकाया थीं। उनके अलावा सारे स्नाइपर्स मश्क से बाहर होकर वापस कैंप पहुंच गए थे। जेनिफर ने आकर तमाम को बताया कि इंडियन स्नाइपर श्रीकांत शदीद जख्मी होकर हॉस्पिटल पहुंच गया है। श्रीकांत के जख्मी होने की वजह से उसने लाइल्मी का इजहार किया था। तमाम के इकट्ठा होते ही हम लग्जरी बस में बैठे और वापस रवाना हुए। सरदार के चेहरे पर परेशानी भरे तासुरात किसी को भी हकीकत से रोशनास करवा सकते थे। मैं दबे लफ्जों में उसे अपनी हालत पर काबू रखने का मशवरा देने लगा। कैंप में पहुंचकर हमने गिली सूट से छुटकारा हासिल किया और नहाकर सिविल कपड़े पहन लिए। सरदार के गुस्ल खाने से निकलते ही मैंने पूछा, चाय के बारे में क्या ख्याल है? वो इलेक्ट्रिक केटल की तरफ बढ़ा, मैं बना देता हूँ। मैंने पूछा, वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये राइफल कौन तब्दील कर सकता है? उसने कहा, क्या ये गुफ्तगू यहाँ करना मुनासिब होगा? मैं इत्मीनान से बोला, हाँ, क्योंकि इंतजामिया इस बात से बेखबर नहीं है कि श्रीकांत किसकी गोली का निशाना बना है। वो बोला, मेरा ख्याल है ये उसी का काम है जो खुद गोली का निशाना बना है। सरदार ने कमरे में पड़े छोटे फ्रिज से दूध का डिब्बा निकालकर इलेक्ट्रिक केटल में दूध डाला। मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, अगर ऐसा होता तो वो कभी भी हमारा पीछा करने की कोशिश न करते। वो बोला, वो हमारा पीछा कब कर रहे थे? दूध का खाली डिब्बा कूड़े करकट की टोकरी में उछाल कर वो केतली में चाय की पत्ती डालने लगा। उसकी बात मेरे दिल को लगी। कह तो सही रहे हो, उन्हें क्या खबर कि हम कहाँ छुपे हुए हैं। सरदार कुछ कहने ही लगा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जी आ जाएं। मैंने आवाज दी और दरवाजा खोलकर एक अनजान आदमी दाखिल हुआ। जीशान कौन है? उसने पूछा। मैंने कहा, जी। वो बोला, कर्नल तुम्हें याद कर रहे हैं। मैंने कहा, मुझे? कहाँ है वो? मैं हैरानी से कहते हुए खड़ा हो गया। उसने जवाब दिया, आए, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। सरदार ने मुझे जाने पर आमादा देखकर कहा, चाय तो पी लेते। मैंने कहा, वापसी पर पी लूंगा, और कहकर मैं नौवारिद के साथ चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद मैं कर्नल के साथ था। उसे देखकर हैरानी के साथ मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ गई थी। कर्नल स्कॉट डेविड का चेहरा मेरे लिए नया नहीं था। मैंने अटेंशन होकर उसे ताज़ीम दी और उसके चेहरे पर उसके सामने रखी निशिस्त संभाल ली। वो चंद लम्हे मुझे घूरता रहा। मैंने भी उससे नजरें नहीं चुराई थी। उसने बगैर किसी तमहीद के गुफ्तगू शुरू कर दी। तो क्या ख्याल है? मैंने बता दिया था। जानते हो कत्ल की सजा क्या है? तुम दोनों के हाथों एक इंडियन फौजी कत्ल हुआ है और ऐसा गलती से नहीं हुआ। मैंने बेसाख्ता पूछा, क्या वो मर गया है? वो बोला, नहीं, फिलहाल तो जिंदा है, मगर मरने में देर ही कितनी लगती है। मैंने कहा, ये सरासर इल्जाम है, हमें फांसने की कोशिश की जा रही है। उसने इस बात में सर हिलाया, हाँ, मगर इस बात का तो सिर्फ तुम्हें या मुझे पता है ना, वरना बज़ाहिर तो ये कत्ल है और कैप्टन जेनिफर भी तुम लोगों के साथ शामिल है। अब ये ना पूछ बैठना कि कैप्टन जेनिफर का मुझे कैसे पता चला। मैंने तलखी से कहा, जाहिर बात है वो भी इस साजिश का हिस्सा है। उसने नफी में सर हिलाया, नहीं, उसके इल्म में असल बात नहीं है। हमने तो बस उसे कोर्स में अच्छी पोजीशन हासिल करने का तरीका बताया था और वो बेखबरी में इस्तेमाल हो गई। उसके भेजे हुए आखिरी पैगाम महफूज हैं जिसमें उसने तुम्हें इंडियन स्नाइपर्स के आने की इत्तला दी और तुम्हारे साथी ने असल स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल किया, वरना इससे पहले भी तुमने काफी स्नाइपर्स को निशाना बनाया था। तो फिर उनमें से किसी पर असल स्नाइपर राइफल की गोली क्यों नहीं चलाई? मैंने कुछ कहना चाहा। वो बोला, सफाई देने की जरूरत नहीं है। इस बात का यकीन कैसे दिलाओगे? क्या अदालत में ये बात साबित कर सकोगे जब कैमरे से बनने वाली फिल्में हमारे पास हैं? मैंने गहरा सांस लेकर आंखें बंद कर ली। दर हकीकत हमें बड़ी चाबुकदस्ती और होशियारी से फांसा गया था। सारी कार्रवाई बिल्कुल बेदाग थी। मुझे खामोश पाकर वो दोबारा बोला, गोली चलाने वाला इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठेगा, उसका साथ देने वाला कम से कम 10 साल कैद बामुशक्कत पाएगा और कातिलों को मालूमात देने वाली कैप्टन का कोर्ट मार्शल होगा। ये मैंने कम से कम सजा तजवीज की है। मैंने कहा, क्या चाहते हो? कर्नल स्कॉट मुस्कुराया, ये हुई ना मर्दों वाली बात। यकीन मानो अगर ये काम तुम्हारे अलावा कोई और कर सकता तो हम कभी भी तुम्हें तकलीफ न देते। मैंने तंजिया लहजे में कहा, फिर तो मुझे फख्र करना चाहिए कि मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो कोई भी अमरीकी नहीं कर सकता।
वो बोला ये हकीकत है, 1900 मीटर के फासले से आज तक किसी ने भी हदफ को निशाना नहीं बनाया। मैंने मुंह बनाया, इसमें निशानेबाजी कहाँ से आ गई? वो बोला क्योंकि तुम्हें 1800 मीटर के फासले से एक आदमी को निशाना बनाना है। मैंने पुरअज़्म लहजे में कहा, अगर किसी को कत्ल करना ही मसले का हल है तो मुझे बेगुनाह होते हुए भी हर सजा कबूल है। वो बोला चाहे किसी मुस्लिम दुश्मन शख्स को भी मारने का मौका मिले। मैंने कहा किसी मुस्लिम दुश्मन शख्स को अमेरिका क्यों कत्ल करवाएगा? वो बोला ये अलग बहस है, अलबत्ता तुम हर तरह से अपना इत्मीनान कर सकते हो। उसने अपने सामने रखी एक ज़ख़ीम फाइल उठाकर मेरी जानी बढ़ाई। इसमें मतलूबा शख्स के बारे में मालूमात दर्ज हैं, कुछ अखबारी तराशे भी हैं। तुम्हारे पास 2 दिन हैं, फाइल तफसील से पढ़ लो, परसों अपने फैसले से आगाह करना। ये गोया बात खत्म होने का ऐलान था। मैंने कहा एक छोटी सी खलिश है। उसने इस्तफहामिया नजरों से मेरी जानिब देखा। पूछो। मैंने कहा पहले भी तो उस राइफल से फायर किया जा सकता था। वो हंसा। 2-3 मरतबा उसने कोशिश की थी, फिर किया क्यों नहीं? मतलब जी बिल्कुल, तुम सही समझे। उसने मेरी बात काटी। तुम्हारा साथी जब भी फायर करने की कोशिश करता, हम उसके फायर से पहले मतलूबा स्नाइपर को निशाना बनवा देते, और अगर इंडियन स्नाइपर्स को मैं निशाना बनाता फिर? वो बोला बज़ाहिर तो ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि तुम्हारा पठान दोस्त मश्क शुरू होने से पहले उनसे झगड़ चुका था, बल्कि उन्हें धमकी भी दे चुका था। बस जरूरत इस बात की थी कि तुम लोगों तक ये खबर बर वक्त पहुंच जाए कि तुम्हारी जानिब आने वाले इंडियन स्नाइपर्स हैं, और ये काम कैप्टन जेनिफर ने बखूबी कर लिया। और यही वजह थी कि तुम्हारे मोबाइल्स को हमने नजरअंदाज किए रखा। मैंने कहा और अब अगर मैं इस काम के लिए राजी हो जाता हूँ तो फिर ये केस किस तरह हल होगा? वो बोला कोई मसला ही नहीं, श्रीकांत की जान बच गई है। गोली चलाने की जिम्मेदारी सार्जेंट रीगन वॉच कबूल कर लेगा। मैं जाने के इरादे से खड़ा हो गया। ओके। वो बोला गालिबन ये बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी कि ये बात तुम्हारे तक रहनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तुम अपने साथी सरदार से मशवरा कर सकते हो। ये कहकर उसने सर के इशारे से मुझे जाने का इशारा किया और मैं वहाँ से बाहर निकल आया। उसका नाम ब्रेन वेल्स था। एक आला ओहदे पर फाइज होने के अलावा वो सिविल हलकों में भी काफी असर व रसूख रखता था। उसकी मुस्लिम दुश्मनी वाकई किसी से ढकी छुपी नहीं थी। मुसलमानों के खिलाफ चलने वाली हर तहरीक में वो पेश होता था। फाइल में लगे अखबारी तराशों में उसके बयानात पढ़कर उसकी मुस्लिम दुश्मनी मुझ पर रोजे रोशन की तरह आया हो चुकी थी। अब अमेरिकन हुकूमत या कर्नल स्कॉट डेविड उसे क्यों मरवाना चाहते थे, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। काफी गौर फिक्र के बाद मैंने सरदार को भी सारी बात तफसील से बता दी। उस वक्त हम बाहर लॉन में बैठे हुए थे। तो कल इसलिए तुम्हें बुलाया गया था? उसने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया। बिल्कुल। बोला इसमें भी उनकी कोई चाल ना हो। आजकल यूं भी नाम नेहाद मुसलमानों को रकम देकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस किया जाता है और फिर उसी को आड़ बनाकर इस्लाम को बदनाम किया जाता है। मैंने कहा इस बारे में काफी सोचा है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में हमसे ये काम लेकर हमें फंसाया नहीं जा सकता, क्योंकि न तो हमारा अमेरिका में किसी ऐसी मुसलमान तंजीम से राब्ता साबित किया जा सकता है और न एक ट्रेनिंग करने वाले सिपाही के पास हैवी स्नाइपर जैसे हथियार की मौजूदगी का कोई जवाज बनता है। ऐसा होने में सरासर उनकी अपनी नाअहली साबित होगी और फिर मैं यूं भी इस काम के लिए तुम्हारे अलावा किसी दूसरे को मददगार के तौर पर साथ ले जाने की कोशिश करूंगा। वो बोला असल बात यह है कि वो खुद ये काम क्यों नहीं करते। मैंने कहा इस बारे में कर्नल स्कॉट का कहना है कि वो 1800 मीटर दूर से हदफ को निशाना बनवाना चाहते हैं और मेरे अलावा कोई भी इस फासले से फायर करने की अहलियत नहीं रखता। यहाँ आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि अब NZO 20mm जाइंट स्नाइपर राइफल भी ईजाद हो गई है, जिसकी कारगर रेंज 3500 मीटर है। अलबत्ता कुछ हथियार शनास उसे सिर्फ एंटी मटेरियल राइफल कहते हैं। सरदार ने ख्याल जाहिर किया, बज़ाहिर तो उसकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने पूछा तो फिर क्या करूं, आमादगी जाहिर कर दूं? सरदार ने कहा अगर ली जोना से मशवरा कर लें, वो यूं भी इंटेलिजेंस से मुताल्लिक है, इस मामले में बेहतर राय दे सकेगी। सरदार का मशवरा काफी बेहतर था। मैंने पूछा क्या ली जोना को राजदार बनाना ठीक होगा, कहीं वो राज फाश न कर दे। जहाँ तक मेरा अंदाजा है ली जोना काबिल एतमाद लड़की है, वो यकीनन हमें धोखा नहीं देगी, बल्कि याद करो तो तुम्हें जेनिफर से मोहतात रहने का मशवरा उसी ने दिया था। मैंने कहा ठीक है, रात को डिनर के बाद तुम उसके कमरे में चले जाना, वहाँ कॉफी वगैरह पीकर थोड़ी देर गपशप करना और फिर हवाखोरी के बहाने उसे यहाँ ले आना, लेकिन याद रहे किसी भी किस्म के नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। वो बोला नुकसान? उसके लहजे में हैरानी थी। हाँ नुकसान, क्योंकि यकीनन हमारे करम फरमाओं को ली जोना का इस राज से वाकिफ होना पसंद नहीं आएगा। सरदार दो टोक लहजे में बोला रहने दो फिर। मैंने कहा बड़ी फिक्र है खान साहब। बोला नहीं यार, किसी बेगुनाह को खामखा अपने मसाइल का शरीक बनाना कहाँ की अक्लमंदी है। उसने संजीदा लहजे में जवाब दिया। मैंने कहा दुरुस्त, यूं भी कर्नल स्कॉट ने मुझे किसी भी आदमी को ये बात बताने से मना किया है। मैं फौरन उसके साथ मुत्तफिक हो गया था। रात का खाना खाकर सरदार ली जोना के साथ कॉफी पीने चला गया था। उन्होंने मुझे भी दावत दी, मगर मैंने उसके साथ जाना मुनासिब न समझा। मेरी वजह से ली जोना पर शक किया जा सकता था। मैं अपने कमरे में आकर ब्रेन वेल्स की फाइल का मुताला करने लगा। मुझे पढ़ते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि दरवाजा खटखटाकर जेनिफर अंदर दाखिल हुई। मश्क से वापसी के बाद वो पहली बार मेरे पास आई थी। क्या हाल है जी? वो बेतकल्लुफी से मेरे साथ बैठ गई। बेहतर है, मुख्तसरन कहकर मैं मुताले की तरफ मुतवज्जह रहा।
क्या पढ़ रहे हो? मेरे मूड को किसी खातिर में न लाते हुए उसने मेरे हाथ से फाइल लेने की कोशिश की। मैं फाइल बंद करके तकिया नीचे रखता हुआ बोला, किसी के जाती कागजात को देखने की कोशिश करना मेरे ख्याल से मुहज़्ज़बाना फेल नहीं है। वो बोली, तुम्हारा मूड क्यों बिगड़ा हुआ है? मैंने कहा, तुम नहीं जानती। उसने नफी में सर हिलाया। नहीं। मैंने तलखी से कहा, झूठ की भी कोई हद होती है। वो बोली, जी बाखुदा मुझे इल्म नहीं कि तुम क्यों खफा हो। मैंने कहा, अच्छा ये बता दो कि श्रीकांत को मोबाइल फोन किसने लेकर दिया था? मैंने हवा में तीर छोड़ा, क्योंकि जिस तरह जेनिफर को मुझे इंडियन स्नाइपर्स की आमद से मुत्तला करने के लिए किसी राब्ते की जरूरत थी, बिल्कुल उसी तरह श्रीकांत पार्टी को मेरी जगह के बारे में बताने के लिए भी उनसे राब्ते की जरूरत थी। इसके अलावा तो कोई ऐसी सूरत नहीं थी जिससे इंडियन स्नाइपर्स को मेरी जानिब भेजा जा सकता। कौन सा मोबाइल? उसकी आवाज में शामिल लर्जिश मुझे यकीन दिलाने के लिए काफी थी कि मेरा तीर निशाने पर लगा था। मैंने कहा, अब कह दो ये भी झूठ है कि श्रीकांत के हवाले भी तुमने मोबाइल किया था। वो बोली, ठीक है, लेकिन इससे भी तो मैंने इसलिए दिया था कि ताकि मैं उसकी गोली का निशाना बनने से बच जाऊं। असल में मैं चाहती थी कि तुम लोग आपस में लड़ते रहो और मैंने कता कलामी करते हुए कहा, बस करो जेनी, झूठ बोलने के लिए लहजे में एतमाद का होना जरूरी होता है। वो बोली, मैं मजबूर थी। मैंने कहा, मुझे बस ये अफसोस है कि तुमने अपने मकसद के हुसूल के लिए दोस्ती और मोहब्बत को हथियार बनाया। वो बोली, जी मैं तुमसे सचमुच मोहब्बत। मैंने कहा, बराए मेहरबानी मैं मजीद कुछ कहना सुनना नहीं चाहता, तुम तशरीफ ले जा सकती हो। मैंने एक बार फिर उसकी बात पूरी नहीं होने दी थी। वो बोली, इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं था, समझे तुम। वो भी एकदम गुस्से में आ गई थी। गोली का निशाना इंडियन स्नाइपर्स ने बनना था, तुमने नहीं। और जिस काम के लिए तुम्हें मजबूर किया जा रहा है उसमें भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, बल्कि एक तरह से फायदा है कि तुम्हें एक मुसलमान दुश्मन शख्स को खत्म करने का मौका दिया जा रहा है। मैंने कहा, क्या मुझे एतमाद में नहीं लिया जा सकता था? वो बोली, कोशिश तो की थी लेकिन तुम माने ही नहीं। मैंने कहा, फार्म वाले किस्से को छोड़ो, मेरा इशारा मश्क वाले वाक़े की तरफ है। उसने अफसरदा लहजे में कहा, मैं नहीं बता सकती थी, अगर बता देती तो मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। मैंने कहा, तो फिर मोहब्बत का दावा किस लिए? बोली, ठीक है, नहीं करती दावा, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, मुझे तुमसे नफरत है, मुझे तुम एक आंख नहीं भाते, आप खुश हो। वो रिंदे हुए लहजे में कहती हुई खड़ी हो गई। उसकी आंखों के कटोरे पानी से लबरेज हो गए थे, मगर इससे पहले के आंसू बाहर आते वो रुख मोड़ कर चली गई। मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। दरवाजे के सामने वो एक लम्हे के लिए रुकी, अपने हाथों की पुश्त से अपनी आंखों को मला और बाहर निकल गई। मैं आंखें बंद करके मौजूदा सूरत हाल पर गौर करने लगा। मैं इनकार करने की हालत में नहीं था। इससे जहां हम दोनों सजा के हकदार ठहरते, वहीं मुल्क की बदनामी भी होती। हम दोनों बुरी तरह फंस गए थे। कर्नल स्कॉट के लिए श्रीकांत को ठिकाने लगाना कोई मुश्किल काम नहीं था, और उसकी मौत का इल्जाम लामोहाला हम दोनों के सर होता कि हमारे खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद थे। ब्रेन वेल्स को वो जिस वजह से भी मरवा रहे थे, ये मेरा दर्द सर नहीं था, मगर ब्रेन वेल्स की मुस्लिम दुश्मनी में शुबे की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि कर्नल स्कॉट ने मेरे हवाले जो फाइल की थी उसमें ज्यादातर हवाले मुख्तलिफ अखबारात में शाया होने वाले ब्रेन वेल्स के बयानात पर मुश्तमिल थे, और एक मुस्लिम दुश्मन यहूदी को अपनी जान बचाने के लिए कैफरे किरदार तक पहुंचाने में कोई मजायका नहीं था। अगले दिन मैं कर्नल स्कॉट के सामने बैठा उसे अपना फैसला सुना रहा था। गुड, मुझे तुमसे इसी फैसले की तवक्को थी। मेरा इस बात सुनते ही कर्नल स्कॉट खुशदिली से मुस्कुराया। मैं फीकी मुस्कुराहट से बोला, मजबूरी है। वो बोला, अच्छा मैं फालतू बातों में वक्त जाया करने की बजाय असल मुद्दे पर आता हूँ। तुम्हारे पास करीबन 1 हफ्ते का वक्त है, इस दौरान तुम रोजाना फायरिंग रेंज पर जाकर मशक कर लिया करो। इस जिम्न में एक नई हैवी स्नाइपर तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। मैंने कहा, वो पहले वाली ठीक है ना? वो बोला, नहीं, हम वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। फायर के बाद राइफल वहीं पर छोड़ना पड़ेगी, और उस राइफल पर आर्मी का नंबर खुदा हुआ है। तफ्तीश का रुख फौरन हमारी जानिब मुड़ जाएगा और हमें जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम तुम्हें बिल्कुल नई राइफल देंगे। यकीनन 1 हफ्ते में नई राइफल को अपने मुवाफिक करना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। मैंने कहा, वैसे मेरी फायरिंग मश्क पर दूसरे ममालिक के स्नाइपर्स को कोई हैरानी या शक नहीं होगा। वो बोला, तुम यहाँ से जेनिफर के साथ सैर सपाटे के बहाने निकलोगे, किसी को क्या मालूम कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा, वैसे मुझे हैरानी इस बात पर है कि एक आदमी को मरवाने के लिए तुम इतने पापड़ बेल रहे हो, हालांकि तुम लोग पूरे के पूरे शहर सफाई हस्ती से मिटाकर भी इंसानियत के खादिम ही रहते हो। उसने कहकहा लगाया, और तुम लोग बस कुड़ते रहना। बहरहाल तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि ब्रेन वेल्स कोई आम आदमी नहीं, एक अमेरिकन शहरी होने के साथ बहुत असर रसूख और पहुंच वाला शख्स है। वो जिस गाड़ी में सफर करता है वो कई किलोग्राम बारूद का धमाका बर्दाश्त करने की अहलियत रखती है। उसके गिर्द हर वक्त दर्जन भर आला तरबियत याफ्ता कमांडोज का घेरा होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट वो सिर्फ सोते वक्त उतारता है। पानी का एक गिलास भी बगैर तिब्बी मुआयने के उसे पेश नहीं होता। एक 80 मंजिला इमारत की आखिरी मंजिल में उसकी रिहाइश है, जिसकी सारी खिड़कियों में बुलेट प्रूफ शीशे लगे हुए हैं। इस इमारत की निचली मनाजिल में हसास सरकारी दफातर हैं, इसलिए वहाँ किसी गैर मुतल्लिका शख्स का गुजर मुमकिन ही नहीं। और बिलफर्ज कोई अंदर घुसने में कामयाब हो जाए तो ब्रेन वेल्स की रिहाइश गाह तक नहीं पहुँच सकता कि वहाँ सिर्फ उसके मुहाफिजों का ही दाखिला मुमकिन है। कोई उसके मुहाफिजों का रूप धार कर भी अंदर नहीं जा सकता कि दाखिले के वक्त कंप्यूटर उंगलियों के निशान, आंख की पुतली का मुआयना और आवाज को पहचान कर ही दाखिले की इजाजत देता है। वो एक लम्हे के लिए रुका और फिर गोया हुआ। यकीनन ये सरसरी मालूमात ही तुम्हें ये बताने
के लिए काफी होंगी कि ब्रेन वेल्स को खत्म करना कितना मुश्किल है। और फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि उसे खत्म करने के साथ हम ये भी नहीं चाहते कि कोई हम पर शक करे, और ये तभी मुमकिन है जब तुम हमारी मदद करोगे। मैंने पूछा और मैं उसे कहाँ से निशाना बनाऊंगा? उसने कहा वक्त आने पर यह भी बता दूंगा, फिलहाल तुम अपनी मश्क पर तवज्जो दो। इस दौरान तमाम ममालिक के स्नाइपर्स यहीं रहेंगे। वो बोला हाँ, क्योंकि तुम्हें अकेले रोकने में उन्हें पता चल जाएगा कि श्रीकांत के जख्मी होने में तुम्हारा हाथ है, जबकि तहकीकात के बहाने सबको रोकने पर किसी को शक नहीं होगा। मैंने कहा आखिरी बात, क्या मेरे साथ जेनिफर का होना लाजमी है? वो बोला एक तो उसे ये सब कुछ मालूम है और हम नहीं चाहते कि ज्यादा आदमियों तक ये बात पहुंचे, दूसरा उसकी अपनी ये ख्वाहिश है। इसके साथ वो एक अमेरिकन शहरी है, जहां पर कार्रवाई होना है उस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ है, और सबसे बढ़कर कि वो खुद भी अच्छी स्नाइपर है। मैं खड़ा हो गया, ठीक है मुझे इजाजत दें। वो बोला ठीक है, लेकिन याद रखना इस काम को हल्का न लेना। तुम्हारी नाकामी का मतलब यह है कि वो मजीद चौकन्ना हो जाएगा और ये मुश्किल काम नामुमकिन में तब्दील हो जाएगा। मैंने कहा जब हामी भर ली है तो धोखा नहीं दूंगा, अलबत्ता 100% कामयाबी का दावा कोई भी नहीं कर सकता। उसने मुत्तफिक होने के अंदाज में सर हिलाया और मैं वहाँ से निकल गया। मैं बमुश्किल अपने कमरे में दाखिल हो पाया था कि जेनिफर आदम की, उसके चेहरे पर कल वाली गुफ्तगू के आसार अब तक मालूम नहीं हुए थे। वो सपाट लहजे में बोली, सर स्कॉट कह रहे हैं हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। मैंने कहा मैं तैयार हूँ। मेरे लहजे में अजनबियत कूट कूट कर भरी हुई थी। उसने कहा चलो फिर, और हम कमरे से बाहर निकल आए। सरदार गायब था और मेरे अंदाजे के मुताबिक उसे ली जोना के पास होना चाहिए था। उसे मैंने सख्ती से ताकीद कर दी थी कि वो ली जोना को ये बात बिल्कुल न बताए। यूं भी वो कोई छोटा बच्चा नहीं था कि अपने फायदे नुकसान की बाबत न जान सकता। मैं जेनिफर की मैयत में चलता हुआ उसकी कार तक पहुंचा। उसके पास सुर्ख रंग की खूबसूरत BMW थी। फायरिंग रेंज तक हम बगैर कोई गुफ्तगू किए पहुंचे थे। शिनाख्त के मराहिल से गुजरकर हम फायरिंग अड्डे पर पहुंच गए। मुझे वहीं रुकने का कहकर वो वहां पर बनी 1-2 मंजिला इमारत की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर के बाद वो एक नौजवान के हमरा वापस लौटी जिसने हैवी स्नाइपर रेंज मास्टर का बक्स उठाया हुआ था। खुद जेनिफर के पास हैवी स्नाइपर का छोटा एमुनिशन बक्स था जिसमें उस राइफल की 100 गोलियां पैक होती हैं। बक्स वहीं रखकर वो वापस लौट गया। मैंने बक्स खोलकर राइफल बाहर निकाली, टेलीस्कोप साइट उस पर फिट की। इस दौरान जेनिफर ने एमुनिशन निकालकर मैगजीन में भरना शुरू कर दिया था। तैयार होकर मैंने हदफ को 200 मीटर के फासले पर सेट किया और राइफल की जीरोइंग देखने लगा। 5 गोलियां फायर करने के बाद मैंने लियोपोल्ड टेलीस्कोप साइट मुनासिब तब्दील की और फिर हदफ को 500 मीटर दूर करके फायर करने लगा। अगली मर्तबा मैंने 1000 मीटर के फासले से फायर किया और फिर 1000 से एकदम मैंने हदफ को 1800 मीटर के फासले पर धकेल दिया। हवा बिल्कुल मुवाफिक थी। जेनिफर खामोशी से खाली मैगजीन भरती रही और मैं मैगजीनें हदफ पर खाली करता रहा। बक्स में मौजूद तमाम गोलियां खत्म करने के बाद हम वापस जाने के लिए तैयार हो गए। कार में बैठते वक्त वो सरसरी लहजे में बोली, तुम वाकई बहुत अच्छे निशानेबाज हो। मैंने तंजिया लहजे में पूछा, हाँ, और ये सलाहियत मुझे इस मकाम पर ले आई है। मेरा जवाब ऐसा नहीं था कि वो मजीद कुछ बोल पाती। अगले 5 दिन मैं और जेनिफर मुसलसल फायरिंग रेंज पर जाते रहे। मैं रोजाना 50 गोलियां 1800 मीटर और 50 गोलियां 1900 मीटर के फासले से हदफ पर फायर करता। इस दौरान कभी तेज हवा चल रही होती, कभी दरमियानी, कभी तेज धूप, कभी मुतदल और कभी सपहर के बाद का वक्त होता। हर किस्म के हालात में फायर करने से उस फासले पर मेरा निशाना मजीद पुख्ता हो गया था। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।